स्टार्ट कर दूं? ओके जी। अब हम अरेज या पॉइंटर्स का जो डाटा स्ट्रक्चर है वो एक कॉमन सा एलिमेंट है जो हम यूज करते हैं एक लिस्ट ऑफ डाटा को स्टोर करवाने के लिए। सो हमारे पास जो अरे का डाटा स्ट्रक्चर है उसमें अरेज विद पॉइंटर्स स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने जब डायनामिक अरेज जनरेट करनी है तो हमें पॉइंटर्स रिक्वायर्ड होंगे। इसके अलावा आपके सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जो कि अरेज के साथ आप अप्लाई करते हैं, किसी भी तरह की सॉर्टिंग, ऑब्वियसली जब शफलिंग का प्रोसेस है कहीं पे या आपने कहीं पे सर्चिंग वगैरह अप्लाई करनी है, तो एक सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर अगर आपकी लिस्ट जनरेटेड होगी तो वो ज़्यादा सफिशिएंट अप्रोच होगी चीज़ को हैंडल करने के लिए। इसके अलावा आपके पास रिकर्सिव डेफिनेशंस वगैरह हैं, करेक्टनेस ऑफ रिकर्सिव प्रोसीजर, ये हम ज़्यादातर ये वाला प्रोसेस जो सा रिकर्जन वाला प्रोसेस ये हम फॉलो करेंगे रिकर्जन की रिवीजन के अंदर, जब हम वो पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। अरेज की डायनामिकली ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग अरेज, टू डायमेंशनल अरेज, मैट्रिसेस, स्पार्स अरेज एंड मैट्रिसेस। ये बेसिकली जो मैट्रिसेस एंड स्पार्स अरेज एंड मैट्रिसेस हैं ये मोस्टली एसोसिएटेड होते हैं हमारे जब हम किसी भी तरह का इमेज प्रोसेसिंग वाला काम करें। इमेजेस के ऊपर जितनी भी इनिशियल वर्किंग है, प्री प्रोसेसिंग है, उसको फाइनलाइज करने वाला काम है, वो सारे का सारा मैट्रिसेस बेस होता है। तो ये वाला डाटा स्ट्रक्चर आपको वहां पे हेल्प आउट करेगा कि आपको एक इमेज जो है उसको अगर प्रोसेस करवाना है तो उसके ऊपर हम बेसिकली मैट्रिसेस ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन जो है ना वो उसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये वहां पे आपको हेल्प आउट करेगा। स्पार्स मैट्रिसेस बेसिकली आपके इमेज को एक या डाटा को एक और मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है स्पार्स मैट्रिक्स। ये कैसे काम करता है ये भी हम देखेंगे इन फ्यूचर। फिर आपका जो लिंक है वो एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, कॉस्ट ऑफ आइटम्स, कॉस्ट ऑफ टर्म ऑफ टाइम एंड स्पेस। आपने जितने भी एल्गोरिदम्स हैं आपने उसकी एफिशिएंसी को एक्सप्लोर करना है कि वो एफिशिएंसी कैसे आपकी हेल्प आउट करेगी। बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज एल्गोरिदम्स, एल्गोरिदम के बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस जो मैंने पहले भी आपको डिफाइन किया था कि आप अपने एल्गोरिदम को दो पैरामीटर्स की बेस के ऊपर एफिशिएंट कर रहे होते हैं, टाइम एंड स्पेस की बेस के ऊपर। तो वो उसी बेस पे आपके पैरामीटर के बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस जनरेट हो रहे होते हैं। इसके अलावा सर्चिंग एल्गोरिदम्स में एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए मिस केस और हिट केस का प्रोसेस जो सा वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये हम साथ साथ जो सा उस टाइम पे देखते जाएंगे। फिर स्टैक है हमारे पास, एक और सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक अरेज, लेकिन थोड़ी सी इसमें मैनिपुलेशन होती है, थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। स्टैक के अंदर हम देखेंगे कि स्टैक के डाटा स्ट्रक्चर में आप डाटा को इंसर्ट कैसे करवाते हैं, डाटा को उधर से रिट्रीव कैसे करवाते हैं, वो प्रोसेसेस, और स्टैक को फिर सॉर्टिंग के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक्सप्रेशन इवेलुएशन एक सिंपल प्रॉब्लम है जिससे स्टैक को समझा जा सकता है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे कि एक्सप्रेशन इवेलुएशन कैसे की जाती है, जो हम इक्वेशंस इवेलुएट करते हैं उस इक्वेशंस को स्टैक के थ्रू हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर जनरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा स्टैक जो सा है वो जब आप लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम करेंगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करेंगे या सिमेंटिक्स के अंदर काम करते हैं, तो वहाँ पे हम एक वर्ड का फ्रेम्स बनाते हैं, फ्रेम ऑफ वर्ड्स बनाते हैं। तो वो फ्रेम ऑफ वर्ड्स जो जनरेट हो रहे होते हैं वो हम स्टैक के थ्रू जनरेट करवाते हैं। तो ये आपका ये डाटा स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे भी हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा हमारे पास क्यू का डाटा स्ट्रक्चर है, स्टैक को ही का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है क्यू। और स्टैक जैसे स्टैक के अंदर पुश एंड पॉप ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, इसी तरह से क्यू के अंदर एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन जो उनसे वो परफॉर्म हो रहे होते हैं।
उसको देखेंगे क्यू कैसे इम्प्लीमेंट होती है, क्यू की वेरिएशंस हैं डिफरेंट, प्रायोरिटी क्यू है, सर्कुलर क्यू है, सिंगल क्यू है, डबल एंडेड क्यू है, इस सारी चीज़ों को हम रीड आउट करेंगे। क्यू का ऑपरेशन मोस्टली कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? क्यू को मोस्टली यूज़ किया जाता है जब आपने किसी किस्म की रेपिटेशन परफॉर्म करवानी है। एक लिस्ट ऑफ डाटा को रिपीटेडली अगर आपने उसी सीक्वेंस के अंदर चलाना है, सीक्वेंशियल अप्रोच जहाँ पे यूज़ करनी होती है, वहाँ पे आप क्यू को अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हमारे पास लिंक लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं। आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी लिंक लिस्ट के डाटा स्ट्रक्चर को बैकएंड पे इस्तेमाल कर रही होती है। सिमेंटिक वेब है, वो बैकएंड पे सर्चिंग के लिए लिंक लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रही होती है। अब ये है क्या, ये जी आपका एक ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है, मीन के इसके अंदर आप क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं और जो इसके अंदर प्रोसेसिंग ऑपरेशन हम इस्तेमाल करते हैं वो ट्रवर्सिंग ऑपरेशन है कि आप ऑब्जेक्ट बेस्ड ट्रवर्सिंग कर रहे होते हैं। अब इसकी भी मल्टीपल टाइप है जिसमें हमारे पास सिंगली एंड डबली लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है, और हमारे पास इसमें प्रायोरिटी लिंक लिस्ट है। इस तरह के डिफरेंट वर्जन जो उनसे हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। और लिंक लिस्ट के फिर हम ऑपरेशन स्टडी करेंगे कि लिंक लिस्ट में डाटा को इंसर्ट या डिलीट करवाने के लिए क्या ऑपरेशन इस्तेमाल किए जाते हैं, लिंक लिस्ट को स्टैक और क्यू के थ्रू किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप क्लासेस के थ्रू ही उसको जनरेट करवाएं, आप स्टैक एंड क्यू के थ्रू भी उसका ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये लिंक लिस्ट आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब आप न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करते हैं वहाँ पे आपको हेल्प आउट करेगी। डीप लर्निंग का स्ट्रक्चर शो करवाना होता है तो वहाँ पे इसको हेल्प, ये आपको हेल्प आउट करती है। सिमेंटिक वेब के अंदर या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर जब हम एक सेंटेक्स में सेंटेंस मेकिंग का जो प्रोसेस कर रहे होते हैं या सेंटेंस के सिमेंटिक समझ रहे होते हैं, वहाँ पे हमें लिंक लिस्ट जो है वो हेल्प आउट करती है। डाटा को एक उस सेंटेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास लिंक लिस्ट अवेलेबल है। सो लिंक लिस्ट को ही यूज़ करते हुए एक और डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है ट्री का। ट्री का डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली जो मैंने अभी बातें की हैं कि जैसे न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करना है, डीप लर्निंग क्रिएट करनी है, वो बेसिकली सारे के सारे ट्री के डाटा स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। और ट्री का डाटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें लिंक लिस्ट की ज़रूरत होती है। बच्चे वेट अ मिनट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ 1 मिनट मुझे एक चीज़ परफॉर्म करनी है, वो मैं कर लूँ फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके जी, अब जो ट्री का डाटा स्ट्रक्चर है वो हम लिंक लिस्ट के थ्रू, तो हम ये दोनों बिहेवियर चेक करेंगे। ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप के ट्रीज हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों का फोकस जो सा है वो बाइनरी ट्री के सब टाइप्स के ऊपर होगा। सो हम बाइनरी ट्री को स्टडी करेंगे। बाइनरी सर्च ट्री की डिफरेंट टाइप्स जो हमारे पास है, जिसमें रेड ब्लैक ट्री है, हमारे पास एवियर ट्रीज हैं, ये ग्रे ग्रीन ट्री होता है,
डिफरेंट आप जब उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज जो उनसे वो अवेलेबल होंगी, लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो मेजर जो टाइप ऑफ ट्रीज जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास हीप का स्ट्रक्चर। बेटा जिसका भी माइक ऑन है वो काइंडली बंद कर दे। इसके अलावा हमारे पास हीप का डाटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है हीप सॉर्ट परफॉर्म करने के लिए, या हिपीफाई का वर्जन जो सा उसको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये डाटा स्ट्रक्चर अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास एक आपके पास एल्गोरिदम एनालिसिस में भी आप पढ़ेंगे, और आप फ्यूचर में एक प्रॉब्लम है मशीन लर्निंग की, नैपसैक की प्रॉब्लम, आप उसको भी अप्लाई करने के लिए हीप का स्ट्रक्चर जो है उसको यूज करेंगे। तो वो डाटा स्ट्रक्चर वहां पे हम देखेंगे कि ये डाटा स्ट्रक्चर उस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करता है। फिर हमारे पास जर्नल ट्रीज हैं जिसमें जर्नल सर्च प्रॉब्लम्स एंड सर्च ट्रीज हमारे पास हैं। जर्नल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए या एक्सप्रेशन ट्री बनाने के लिए कैसे हम जर्नल ट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे। एक जर्नल ट्री बेसिकली आप ये समझ लें कि एक हाइब्रिड अप्रोच है जिसमें ऑल टाइप ऑफ डाटा जो है वो इंक्लूड हो सकता है। सो इस तरह के ट्री को जनरेट कैसे किया जाता है उसको देखेंगे। इसके अलावा ट्री की डिफरेंट एप्लीकेशन जो मैंने अभी बात की थी कि हम ये जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम फ्यूचर सब्जेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो हमारे पास सी एंड ट्री एक मेजर हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर है। मशीन लर्निंग में हम मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को क्लासिफाई करने के लिए। सिलेक्शन ट्री है हमारे पास, विनर लूजर ट्री है। ये विन लूजर ट्री जो सा है ये बेसिकली गेम थ्योरी के अंदर इस्तेमाल होता है, क्या स्ट्रेटजीज बनानी है। लाइक एक चेस गेम है, चेस गेम के बैक एंड पे आपके पास एक ब्रूट फोर्स सर्च ट्री जो सा है वो यूज हो रहा होता है, जो कि ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस किसी भी मूव के अगेंस्ट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है वो जनरेट करके दे रहा होता है। इसके अलावा मिन मैक्स ट्री आप पढ़ेंगे एआई के अंदर, वो वो भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए यूज होता है। चेस के अंदर एक क्वीन गेम्स होती है या फोर क्वींस गेम होती है, उसको सॉल्व करने के लिए इसको अप्लाई करते हैं। सॉर्ट ऑफ इस तरह की गेमिंग अप्रोचेस के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास हफमैन ट्री है। हफमैन ट्री को बेसिकली मशीन लर्निंग के अंदर एक अप्रोच है हफमैन कोडिंग की, उसको जनरेट करवाने के लिए हम हफमैन ट्री को इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ये जो हफमैन कोडिंग होती है इसका बेसिक मकसद जो सा होता है वो डाटा कंप्रेशन करना होता है। मीन के अगर मेरे पास कोई टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा है और उसको मैंने कंप्रेस करना है, जैसे आपकी फाइल्स होती हैं, आपके पास भी नारे आर का वर्जन है, विनारे आर का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आपकी जो भी फाइल होगी आप उसको विनारे आर के थ्रू कंप्रेस कर देते हैं। इसी तरह का अगर आपने कोई कंप्रेशन ओरिएंटेड काम करना है तो वहाँ पे आप हफमैन कोडिंग को इस्तेमाल करते हैं। टेक्सचुअल के साथ ज़्यादातर इसको लिंक किया जाता है। इमेज के ऊपर भी हम डाटा कंप्रेशन टेक्निक लगाते हैं, लेकिन वो टेक्निक जो सी है वो आपकी मैट्रिसेस की फॉर्म में जनरेट होती है। वो क्या होती है वो फिर आप जब इमेज प्रोसेसिंग पढ़ेंगे उस वक्त आपको आइडिया गेन होगा। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट अप्रोच है वो रिकर्जन है। रिकर्जन वगैरह के वर्जन आपने पढ़े हुए हैं। रिकर्सिव एल्गोरिदम्स आप लोगों ने स्टडी किए होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। रिकर्सिव एल्गोरिदम क्या होते हैं? रिकर्सिव एल्गोरिदम मोस्टली जो है ना कोई मैथमेटिकल मॉडल होता है, मैथमेटिकल फार्मूला होता है, और आप उस फार्मूला को रिकर्सिवली आइटरेटिव रिकर्सिवली कॉल कर रहे होते हैं, बजाय कि आप आइट्रेशन को इस्तेमाल करें, आप फॉर लूप वगैरह को यूज़ करें। आपका रिकर्सिव अप्रोच के थ्रू आपका काम क्या होता है कि आपने एक मैथमेटिकल डीपली इवेलुएट करना होता है फ्रॉम स्क्रैच उसको,
इवेलुएट करके लेके आना होता है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स जो सी हैं, ये भी कंप्रेशन के लिए हम रिकर्सिव प्रॉब्लम्स इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल टाइम इमेज प्रोसेसिंग में अगर आपने फिल्टर्स को एक ही चीज़ के ऊपर मल्टीपल टाइम अप्लाई करना हो तो वहाँ पे भी आप रिकर्सिव अप्रोचेस को इस्तेमाल करते हैं एंड सो ऑन। सो हमारे पास जो रिकर्सिव ट्री है, उस रिकर्सिव ट्री के थ्रू डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम बहुत सी सॉर्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, रेडिक्स सॉर्ट है। आपके पास डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप चीज़ों को रिकर्सिवली फिल्टर आउट कर रहे होते हैं, रिकर्सिवली उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। सो ये सारी एल्गोरिदम्स को हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास ग्राफ्स हैं। ग्राफ का डाटा स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो एक मेजर आपके पास नेक्स्ट फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आती हैं पाथ प्लानिंग की। वो पाथ प्लानिंग का जो मैकेनिज्म है उसके सॉल्यूशंस के लिए अक्सर औकात ग्राफ को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर जो आप एलिजिबल हो गए हैं कि आप डिफरेंट तरह के अटैक्स को ट्रेस आउट कर सकें, उनको प्रिडिक्ट कर सकें, कौन कौन से आप चैनलिंग करवा सकें, आप डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में रिलेट कर सकें। इवन क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो क्लाउड्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट जब हो रहे होते हैं तो वो भी एक तरह का ग्राफ का बिहेवियर जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यह आपको जो इस वक्त बहुत सारी स्मार्ट सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, उन सॉल्यूशंस के बैकएंड पे आपको ग्राफ की स्ट्रक्चर्स जो हैं वो शो होंगे। अब ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरह के मॉडल्स हैं। पहला तो इसका ग्राफिकल व्यू है, मीन के इसका जो आपको पिक्टोरियल फॉर्म जनरेट हो रही होती है, एक तो वो रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड रिप्रेजेंटेशन जो सी है वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स या एडजेसेंसी लिस्ट है। इसके थ्रू भी आप ग्राफ को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स या लिस्ट वाला वर्जन जो सा ये मोस्टली इस्तेमाल होता है एनएलपी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या ओंटोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है मशीन वो सिमेंटिक नेटवर्क के अंदर, वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा ग्राफ की कंस्ट्रक्शन, ट्रावर्सल और सर्च ऑपरेशंस कैसे लगने हैं, वो सारे का सारा देखेंगे। फिर ग्राफ के अंदर मेजर इसकी ऑर्डर स्ट्रेटजीज हैं वो दो ही हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। आपके ग्राफ को ट्रेवर्स करने की बेसिकली ये स्ट्रेटजीज हैं, और ये स्ट्रेटजीज अगर आप जो स्मार्ट सॉल्यूशंस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो हर एक सॉल्यूशन बैकएंड पे इन दोनों में से कोई एक अडॉप्ट कर रहा होता है। तो जितने भी ग्राफ ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हैं वो इन दोनों में से कोई एक स्ट्रेटजी जो है वो बैकएंड पे लाजमी अडॉप्ट कर रहे होते हैं जस्ट टू ऑर्डर द डाटा, सो ऑर्गेनाइज द डाटा। सो इसके लिए आप डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेडथ फर्स्ट सर्च पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं। कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब है कि आपने शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम कॉस्ट से रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम सॉल्व आउट करनी है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रिम क्रुस्कल एल्गोरिदम है। इसके अलावा भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। हम मेजरली एमएसटी के अंदर प्रिम्स एंड क्रुस्कल को यूज़ करेंगे। इसके अलावा पाथ प्लानिंग के लिए शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फ्लॉयड वॉशल का एल्गोरिदम है, डाइकेस्ट्रा का एल्गोरिदम है, बेलमन फोर्ड का एल्गोरिदम है, इसको यूज़ करेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ का मोस्टली लिंक जो है वो आपको आजकल उसकी एक एप्लीकेशन नज़र आ रही है, जैसे गूगल मैप्स हैं, या आपके पास जो डिफरेंट आपके पास ट्रेवर्सिंग प्रॉब्लम्स हैं, लाइक उबर क्रीम की जो अप्रोचेज हैं वो बैकएंड पे ग्राफ्स को ही इस्तेमाल कर रही हैं और इन्हीं शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू ये सारी की सारी प्रोसेसिंग कर रही हैं। सो ये सारे का सारा डिस्कस हो गया जी आपके साथ। हमारी जो असेसमेंट स्ट्रेटजी है
आपको शायद आप लोगों को आइडिया है, आप लोगों का अभी सेकंड सेमेस्टर इसी तरह से इवेलुएट हुआ होगा आई थिंक। फाइनल टर्म में अब आपका फाइनल टर्म जो सा है वो 50 मार्क्स का होगा। इससे पहले ये 60 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन चूंकि नई एग्जामिनेशन पॉलिसी आई है तो उसके लिहाज से आप लोगों के अब जो मार्किंग है वो भी रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट हो गई है। रिलेटिव विद इन क्लास रिलेटिव है, एंड इन द होल बैच वो एब्सोल्यूट मार्किंग के तौर पे कंसिडर होगी। इसके अलावा फाइनल टर्म जो सा है वो आपका अब 50 मार्क्स का हो गया है। इससे पहले ये 60 मार्क्स का हुआ करता था। सेमेस्टर वर्क जो सा है वो अब आपका 50 मार्क्स का सेमेस्टर वर्क हो गया है, जिसमें से 20 मार्क्स जो से वो आपके मिड के हैं, और 30 मार्क्स जो से वो आपके असाइनमेंट्स और क्विजेस के हैं। सो इस केस के अंदर जो असाइनमेंट्स एंड क्विजेस, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है ऑन प्रैक्टिकल वर्क, क्योंकि आपकी लैब की किसी किस्म की सेशनल असेसमेंट नहीं है। लेकिन डाटा स्ट्रक्चर को सिर्फ थ्योरेटिकली ही पढ़ लेना और उसकी बेस के ऊपर ही हैंड ऑन प्रैक्टिस करना जो सा वो ही सिर्फ काम नहीं है। डाटा स्ट्रक्चर का जब तक आप प्रैक्टिकल वर्जन नहीं करेंगे आपको उसमें कमांड जो उनसे है वो गेन नहीं होगी। इस वजह से मैंने जितनी भी असाइनमेंट्स एंड क्विजेज हैं वो लैब असाइनमेंट्स एंड लैब क्विजेज के तौर पे शिफ्ट कर दी है। तो आप ये समझ लें कि 30 मार्क्स जो ये होंगे ये आपके लैब वर्क के होंगे, जो आपने लैब में काम किया होगा थ्रू आउट द सेमेस्टर, ये उसकी बेस पे इवेलुएट होंगे। लैब में ही आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, और किसी किस्म का क्विज जनरेट अगर करवाना है तो विद इन लैब वो एक स्मॉल क्विज जो है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा अनाउंस्ड, ताकि आप उसको प्रिपेयर कर लें। और इसके अलावा किसी किस्म का प्रोजेक्ट वगैरह नहीं है। इसी सेशनल की बेस के ऊपर जो उनकी है वो मार्किंग जनरेट होगी, और 50 मार्क्स जो हैं वो आपकी लैब के हैं। मीन के आपके जो लैब है उसके भी एंड के ऊपर एक अदद लैब एग्जाम कंडक्ट होता है। तो 50 मार्क्स जो हैं ना वो आपके उस लैब वर्क के होंगे। कुछ बुक्स हैं जो कि आपके साथ इसमें से कुछ जो सी हैं वो सॉफ्ट फॉर्म में पड़ी हुई हैं। वो जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो आपके सीआर से ये सॉफ्ट फॉर्म में पिक कर लें, क्योंकि वो डाटा बहुत बड़ा है तो वो नॉर्मल किसी ड्राइव के ऊपर जो है ना वो शेयर करना मुश्किल है, अपलोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ तो मैं इसको टीम के ऊपर ही अपलोड कर दूँगी अगर हो गया तो। अदरवाइज फिर ये आप अपने सीआर से पिक कर लीजिएगा, इसकी सॉफ्ट फॉर्म मेरे पास अवेलेबल है। अब इन बुक में से जो कॉर्मन की बुक है ये बेसिकली एल्गोरिदम एनालिसिस की बुक है। तो ये बुक जो सा है ये आप फ्यूचर में एल्गोरिदम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास सरताज सहानी की बुक है। ये बुक आपको बेसिक प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर चीज़ों को डाटा स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करना है या इसको अप्लाई कैसे करना है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में ये चीज़ों को लेके जा रही है। इसके अलावा टेननबाउम की बुक है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम डाटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है, और ये सी प्लस प्लस और सी की स्मॉल प्रॉब्लम्स को लेकर ये थ्रू आउट द बुक जो सा ये चल रही है। जैसे डिटेल की बुक होती है कि वो शुरू में ही कोई स्मॉल प्रॉब्लम पिक कर लेती है, और जैसे जैसे एक्सटेंशन होती जाती है, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स रीड आउट होते जाते हैं वो उसमें फर्दर एडिशन कर दी जाती है, फर्दर उसमें ऐड ऑन कर दी जाती है। तो ये वाली बुक्स वगैरह जो सी हैं ये आपकी अपलोड है। इसके अलावा मैंने रिब्रिक एक अपलोड किया हुआ है। उस रिब्रिक का बेसिक काम ये है कि उसने आपको डिफाइन करना है कि आपकी असाइनमेंट्स और क्विजेस
ये सारी चीज़ें जो सी हैं, इनको ग्रेडिंग कैसे की जाएगी, इनको मार्किंग कैसे दी जाएगी, तो वो आप जो एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं फ्रॉम योर टीम। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? मैम एक्सक्यूज मी। जी जी। मैम आप हमारे साथ बुक्स वगैरह के लिंक शेयर कर दें, हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बेटा ये बुक मैंने जो सी ना ये बहुत पहले पिक की हुई थी, तो अब मेरे पास तो शायद उसके लिंक अवेलेबल नहीं होंगे, बुक्स अवेलेबल हैं, लिंक अवेलेबल नहीं है। आपके सीआर से आप जब जैसे ही नेक्स्ट वीक से ऑनलाइन क्लासेस तो ख़त्म हो जानी है, फिजिकल शुरू हो जाना है प्रोसेस, बल्कि आई थिंक फ्रॉम थर्सडे, कल से ही जो सा ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो कल से आपके सीआर जो से हैं वो मुझे कांटेक्ट कर लें और बुक पिक कर लें। किसी भी गूगल ड्राइव वगैरह अगर आप लोगों ने जनरेट की हुई है तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो ग्रेडिंग से रेलेवेंट या टॉपिक से रेलेवेंट? अच्छा जी, इनिशियली तो आई थिंक आप लोगों की अभी कोई लैब हो गई है कल? कल थी आपकी लैब कि आपकी लैब आज होनी है? मैम कल थी। अच्छा जी, कल थी तो कल अभी आपकी जो लैब इंस्ट्रक्टर हैं उनके साथ मेरी प्रॉपर मीटिंग भी नहीं हुई है। होपफुली वो कल मेरे साथ फिजिकल मीटिंग होगी तो फिर हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि लैब को किस तरह से अरेंज करना है। अभी तक उनको आई थिंक आइडिया गेन नहीं है कि मार्किंग भी कैसे करनी है या लैब का एट द एंड किस तरह से पेपर कंडक्ट करना है। ये सारे का सारा जो सा ना ये नेक्स्ट में हम शिफ्ट कर लेंगे। सी प्लस प्लस के ये डिसाइड हो गया था कि सी प्लस प्लस को ही हम लोगों ने फर्दर फॉलो करना है, जस्ट टू से जस्ट टू अंडरस्टैंड एनी डाटा स्ट्रक्चर फ्रॉम इट्स स्क्रैच। तो स्क्रैच से आपको बंद करने के लिए मैं जस्ट उसको शिफ्ट कर रही हूँ सी प्लस प्लस पे। फर्दर अगर कोई क्लास जावा वगैरह के ऊपर शिफ्ट हो रही होगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ इशू ये होगा कि जो पॉइंटर बेस्ड काम करना है, फिर पॉइंटर बेस्ड काम के लिए उनको ऑब्जेक्ट बेस्ड काम के ऊपर स्टक होना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोगों ने सी प्लस प्लस पे शिफ्ट किया है ताकि इश्यूज फर्दर राइज ना हो। अच्छा जी, अब हम लोगों ने अरेज का डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। कोई एक पर्सन आप लोगों में से एक्सप्लेन करना चाहे अरेज क्या होती हैं, क्या डाटा स्ट्रक्चर है, किस तरह की प्रॉब्लम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, सॉर्ट ऑफ। कोई एक पर्सन। क्लास आप लोगों ने अरेज जो सी है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से पढ़नी शुरू की हुई है। मैम मैं बताऊँ। जी जी बोलें। मैम अरेज एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें हम एक के बाद एक डाटा रखे जाते हैं, और वो एक बॉक्स फॉर्म में होता है। हर बॉक्स का अलग मेमोरी सेट होता है, और हर बॉक्स के अंदर एक ही डाटा आता है और अगला डाटा उससे आगे आता है, तो इससे आगे से आगे डाटा चलता जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई पर्सन साथ में अपनी इनपुट देना चाहे? सेम टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करता है। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा सेम लाउड टाइप ऑफ बोले। डाटा होता है। सेम टाइप का डेटा होता है। और बच्चे पहले तो एक चीज नोट डाउन कर लें, पहले तो एक चीज नोट डाउन कर लें कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर आपकी बेइज्जती नहीं होगी। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी है तो उसमें बेइज्जती वाला कोई एलिमेंट नहीं है। इस तरह से फिर आप क्लास में कभी भी अपनी इनपुट नहीं दे पाएंगे, कभी भी क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला प्रोसेस जो था ना ये जहन से ज़रा निकाल दें अपने, कि अगर मैं बोलूँगा क्लास में तो मेरी इंसल्ट होगी, सॉर्ट ऑफ इस तरह की चीज़ें, अनटिल एंडलेस कि आप इंटेंशनली गलत ना बोल रहे हो। अनइंटेंशनली तो गलत बोला जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर मैंने एक चीज़ पढ़ाई है, पढ़ाने के बाद अगर आप उस चीज़ को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं
फिर वहाँ पे मिस्टेक है, वहाँ पे गलती है। लेकिन अगर आपसे मैंने कोई सजेशन डिमांड किया है, कोई जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन डिमांड किया है, तो उस क्वेश्चन के अंदर अपनी अपनी जितनी भी पार्टिसिपेशन हो सके कम से कम उसको डिलीवर करें। इससे आप भी कुछ पॉइंट रेज कर सकेंगे और कुछ पॉइंट जो ड्यूरिंग लेक्चर, क्योंकि मैंने लेक्चर का रट्टा तो नहीं लगाया होगा, ड्यूरिंग लेक्चर अगर मुझे कुछ पॉइंट भूल जाते हैं तो कम से कम वो भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा जी सारों ने कि आपकी अरेज जो सी है वो एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपका डाटा जो सा है वो एक सीक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर होता है। अब अरेज का डाटा स्ट्रक्चर जो सा है वो इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि हमने जब भी स्टार्ट किया है, जब भी हमने एक बंच ऑफ डाटा को स्टोर करवाना है, तो बंच ऑफ डाटा को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास जो सिंपल एक मेथड है वो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, सिंपल वेरिएबल। लेकिन सिंपल वेरिएबल्स अगर आपके पास 100 एलिमेंट्स का डाटा है तो आप 100 एलिमेंट्स के लिए 100 वेरिएबल्स नहीं जनरेट कर सकते, आपको उन वेरिएबल्स को ट्रेस आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे अभी एक पर्सन ने बात की है कि हमारे पास अरेज जो सी हैं वो ईच एलिमेंट, ईच जो उसके अंदर स्पेस होती है वो एक अदर स्टोरेज स्पेस के तौर पे काम कर रही होती है। तो बजाय ये कि हम 100 वेरिएबल्स की एक 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाएं, हम उन 100 वेरिएबल को एक सिंगल नेम के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सिंगल नेम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज अरे। ठीक है, ये आपका एक अदद कंटेनर है। अब जो अरे है उसके अंदर कुछ बाउंड्स है, जैसे अभी बात एक पर्सन ने की थी कि आपके पास यहाँ पे बाउंड ये है कि हमारे पास कोई हाइब्रिड अरे नहीं होती। हाइब्रिड अरे होती है जिसमें आपका डिफरेंट टाइप का डाटा उसमें डाल दें, सेम टाइप का डाटा जो सा है अगर वो हमने अरेंज करना है, उसको एक लिस्ट ऑफ आइटम्स को हमने एक जगह पे कंटेनर में अरेंज करना है, तो उसके लिए हमें अरे की जरूरत पड़ेगी। अब अरेज के अंदर हमारे पास एक और फायदा जो है वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास जितना भी डाटा होता है वो एक अदद सीक्वेंस में अवेलेबल होता है। मीन के आपको जो मेमोरी एलोकेट होती है वो मेमोरी एक सीक्वेंशियल फॉर्म में एलोकेट होती है। तो आपको पता होता है कि फर्स्ट एलिमेंट अगर 0 लोकेशन पे है तो नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पे पड़ा होगा, नेक्स्ट एलिमेंट 1 पे पड़ा होगा। यहाँ पे ये फायदा है। ठीक है, मीन के इसके पास एक बिल्ट इन पॉइंटर है और वो बिल्ट इन पॉइंटर क्या कर रहा है, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, वो लोकलाइज कर रहा है, वो चीजों को लोकेट कर रहा है। सो हमें किसी भी लोकेशन को ट्रेस आउट करना जो उनसा वो बड़ा इजी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अरे। और फायदा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो आपकी स्टोरेज स्पेस है जिसे हम एलिमेंट कह रहे हैं, हर एक लोकेशन जो सी है वो एक अदद मेमोरी स्पेस है। अब वो मेमोरी स्पेस अगर आपने डाटा इंटीजर का टाइप का दिया है तो वो मेमोरी स्पेस इंटीजर टाइप के डाटा को ऑक्यूपाई कर रही है। अगर आपने डाटा ऑब्जेक्ट टाइप का दिया है, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स की अरे बनाई है, तो आपकी वो मेमोरी स्पेस एक ऑब्जेक्ट को कंटेन कर रही होगी। सो इट मीन्स कि अब यहाँ पे आपकी हर एक मेमोरी इटसेल्फ एक नेस्टेड प्रोसेस है। इसको कैसे है ये हम कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाएगा ये कॉन्सेप्ट। सो हमारे पास मेमोरीज की स्टोरेज और उसकी लोकेशन, इसको ट्रेस आउट करना जो है वो बड़ा इजी है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारे पास मेमोरी जो सी है, जो प्रोग्रामिंग के लिए हमें मेमोरी एलोकेट होती है, मेमोरी इस्तेमाल करते हैं, वो कितनी टाइप की है? आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज पढ़े होंगे या पढ़ी होगी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ा होगा। मेमोरी 3 तरह के होते हैं ना। हाँ जी, मेमोरी की एक तो मतलब किस तरह का अंदाज में आप कह रहे हैं, समझ नहीं आया।
लाइक एक तो हमारे स्टिक मेमोरी हम कहते थे, हीप मेमोरी कहते थे, वो सब। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपकी जो मेमोरी है, जो मेमोरी प्रोग्रामिंग के लिए एलोकेट होती है, मीन के एक प्रोग्राम को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो दो तरह की है। एक स्टैक एरिया होता है मेमोरी का, और एक हीप एरिया मेमोरी का। तो स्टैक एरिया जो है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ये है कि जितनी भी वैल्यू टाइप डाटा है आपका, वैल्यू टाइप वेरिएबल्स हैं, वैल्यू टाइप डाटा है, वैल्यू टाइप आपकी अरे है, सॉर्ट ऑफ, इतनी जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी आपकी स्टैक के एरिया में स्टोर हो रही है। दूसरी करेक्टरिस्टिक जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्टैक की जो मेमोरी है वो आपकी इनिशियल मेमोरी के तौर पे है। मीन इनिशियल मेमोरी हम इसलिए कह रहे हैं कि जब आप एक पॉइंटर को डिक्लेयर करवाते हैं तो वो पॉइंटर बनता स्टैक के अंदर है, लेकिन रेफर वो हीप के एरिया को कर रहा होता है। तो वो जो पॉइंटर की डिक्लेरेशन है वो स्टैक के अंदर जनरेट हो रही है। ठीक है जी। तीसरी चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्टैक की मेमोरी एक ह्यूज मेमोरी होती है एज कंपेयर टू हीप मेमोरी। तो अगर आपके पास डाटा जो सा है वो आपके पास, क्योंकि वैल्यू टाइप वेरिएबल हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास जितना भी डाटा है वो सारे का सारा स्टैक के अंदर ऐड ऑन होता रहता है एंड सो ऑन। ठीक है जी। लेकिन उसके बावजूद हमें स्टैक एलोकेशन, स्टैक मेमोरी एलोकेशन का जो सा ना वो एक अदद एरर आ रहा होता है। डाटा जो सा है वो स्टैक के अंदर नहीं इस्तेमाल हो रहा, या स्टैक के मैम अंदर मैम स्टैक मेमोरी जो सी है वो उसको नहीं बना। जी जी। मैम ये मेमोरी का क्यों स्टैक और हीप में डिवाइड किया है, प्रोग्राम में देते हुए? उसको इसलिए डिवाइड किया है, उसके बैकएंड पे रीजन ये है कि कुछ मेमोरी ऐसी है जो थ्रू आउट द प्रोग्राम चलनी है और बहुत ज्यादा चलनी है। ठीक है। सो उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। सो इस वजह से स्टैक का पोर्शन बनाया है। जो हीप वाला पोर्शन है वो इसलिए जनरेट किया है कि कुछ आपके वेरिएबल्स या कुछ आपकी जो रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने टाइमली बेसिस पे चलना है, डायनामिकली बनना है, टाइमली बेसिस पे चलना है और उसके बाद खत्म हो जाना है, उनका स्कोप आउट हो जाना है। ठीक है। तो उस स्कोप की वजह से उस जैसे ही वो वेरिएबल खत्म होता है तो उस वेरिएबल की जो पोजीशन है उसको रिफ्रेश कर दिया जाता है। तो बजाय ये कि स्टैक की मेमोरी इतनी बड़ी एक ही मेमोरी बना लेते और उसके ऊपर बार बार उसको रिफ्रेश करते, तो उधर रिफ्रेशिंग टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लगना था। क्योंकि रिफ्रेश का मतलब है जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्रेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन वो सारा कुछ हो रहा होता है ना, उसी तरह का प्रोसेस अप्लाई हो। सो इस वजह से बजाय ये कि होल मेमोरी को रिफ्रेश किया जाए, आप क्या करते हैं, हीप वाली मेमोरी को रिफ्रेश कर देते हैं। ये उसी तरह का ऑपरेशन है जैसे आपने वो I2C में पढ़ा होगा कि आपका डाटा हार्ड से रैम में जाता है और रैम से फिर कैशे की 3 लेयर्स हैं, वहां पे डाटा ट्रांसफर होता है। अब वो कैशेस के ऊपर डाटा को क्यों रखा गया है, उसके बैकएंड पे रीजन ये है कि कैशे आपकी स्पीड ही है। कैशे अगर आपको डाटा वही डाटा दोबारा रिक्वायर्ड है तो बजाय ये हार्ड से जाएं और मांगे, आप क्या करें, सिंपली कैशे से पिक कर लें। सो इस वजह से इसी तरह का प्रोसेस कुछ है कि बजाय ये कि पूरी मेमोरी को रिफ्रेश किया जाए, अगर वो मेमोरी जो है वो आपकी केबीज में है, उसको रिफ्रेश करने की बजाय आप क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ मेमोरी उसको एलोकेट करवा रहे हैं एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। और जैसे ही कोई चीज डीकम्पोज होती है, वो चीज खत्म होती है, तो आप फौरन से उसको क्या कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं फॉर अदर पर्पस। ठीक है। इसीलिए जो स्टैक एलोकेशन का एरर है वो भी इस वजह से आता है। उसके बैकएंड पे रीजन ये है, उसके बैकएंड पे रीजन जो है ना वो हमारे स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक टाइप वैल्यू का डाटा है। लाइक अगर हम एक अरे डिक्लेयर करवाते हैं वैल्यू टाइप की,
और वो अरे जो सी है, क्योंकि अरे का हमें पता है कि वो एक कंटिजियस मेमोरी स्पेसेस को उसने कंज्यूम करना है। तो अगर आपके प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी वैल्यू टाइप की अरेज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो सारी की सारी आपके स्टैक में बन रही हैं और वो वहां पे एग्जिस्ट कर रही हैं, वो रहती हैं वहां पे अनटिल अनलेस कि आपका सिस्टम जो है ना वो जो प्रोग्राम है वो अपने आप को किल ना कर दे। ठीक है जी, वो वाला प्रोसेस रहता है। तो इन फ्यूचर अगर आप और वैल्यू टाइप कोई डाटा डिक्लेयर करवाने की कोशिश करेंगे तो वो मेमोरी जहाँ पे उसको डिक्लेयर करवाना है शायद वो कंटिजियस स्पेसेस नहीं उसको मिल रही, या ये भी हो सकता है कि वो पूरी की पूरी मेमोरी जो सी है वो फिलअप होगी हो। तो स्टैक एलोकेशन एरर मैसेज कम ही आता है, उसकी रीजन मेमोरी का ह्यूज होना है। लेकिन अक्सर औकात जो हमें मैसेज आता है, एरर आता है, वो हीप साइड की आता है और उसमें अक्सर होता है मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड या मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड टू योर पर्टिकुलर जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या पॉइंटर या अरे क्रिएट किया। सो इसका ये वाला प्रोसेस क्यों होता है, इसके बैकएंड पे रीजन है मेमोरी के इश्यूज। हीप मेमोरी जो सी है वो हीप मेमोरी आपके पास लिमिटेड स्पेस की होती है, प्लस हीप मेमोरी जो सी है वो शॉर्टर टाइम के लिए होती है। मीन के जब तक आपका वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है उस या आपका पॉइंटर एग्जिस्ट कर रहा है तब तक वो रहेगी। उस जैसे ही आपका वो पॉइंटर और ऑब्जेक्ट अपने स्कोप से आउट होगा वो मेमोरी भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। अब वो जो डिस्कार्डिंग का प्रोसेस है वो डिस्कार्डिंग बेसिकली फ्रेगमेंटेशन है। आपने मेमोरी को जैसे अगर हमने एक अगर हमने कोई ऑफिस बुक किया हुआ है तो हम उस ऑफिस के बाहर अगर एक प्लेट लगा दें जी कि बुक्ड ऑफिस या बुक्ड क्लासरूम, अगर हम इस तरह की कोई अप्रोच लगा दें तो सेकंड पर्सन को आइडिया गेट हो जाता है कि ठीक है जी ये ऑफिस जो है ना ये इस वक्त कंज्यूम हो रहा है। लेकिन जब हम मेमोरी रीफ्रेगमेंटेशन करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि वो जो आपने पट्टी लगाई होगी आपकी वो पट्टी जो है वो वहां से हट जाएगी और वहां पे सिर्फ ये स्टेट होगा कि ऑब्वियसली ये वाला मेमोरी जो है ना ये अब रीएलोकेट हो सकती है किसी और पर्पस के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी पॉइंटर के लिए या अरे के लिए। ठीक है जी, इसी वजह से ये हमारे पास जब हम लोगों ने सिंपल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़े होंगे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से पहले एक सब्जेक्ट पहले पढ़ाया जाता था सेमेस्टर 1 के अंदर, आज से तकरीबन 10-20 साल पहले एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग का। उसका सब्जेक्ट को पढ़ाने का बेसिक एम ये था कि जो आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर चीजें पढ़ी हैं वो सारी की सारी उसमें एप्लीकेबल होती थी। स्ट्रक्चर बेस्ड जितना भी काम था वो उसमें एप्लीकेबल होता था, उसका नाम बाद में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, वहां पे हम बोलैंड सी या C++ के अंदर काम किया करते थे और वहां पे मसला ये होता था कि अगर हमने एक पॉइंटर जो है वो एलोकेट करवाया है तो पॉइंटर को डी एलोकेट करवाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद आप लोगों ने भी ये काम किया होगा इनिशियली फॉर द सेक ऑफ यस सर। जस्ट कॉन्सेप्ट के यस मैम, किया बेस के हुआ ऊपर किया होगा। हाँ, अभी भी वो विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर अगर ये डिपेंड करता है फ्रेमवर्क के अंदर कि आप फ्रेमवर्क कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये है कि आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने के लिए आप डिस्ट्रक्टर बनाते थे और जितने भी पॉइंटर्स बनाए हैं, जितनी भी पॉइंटर बेस अरेज बनाई हैं उन सारों को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप डिस्ट्रक्टर बनाते थे। ठीक है जी, और आपको बकायदा वो डिस्ट्रक्टर मैनुअली कॉल करना पड़ता था, फिर वो मेमोरी जाके डिस्ट्रॉय होती थी। ठीक है, हीप के एरिया में जो मैं आपको लेके आ रही हूँ हीप मेमोरी का जो एरर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट्स पॉइंटर्स या अरेज वगैरह बनाई हुई हैं और आपने उनको डिस्कार्ड नहीं किया, अगर आप उन्हें टाइमली डिस्कार्ड नहीं करेंगे तो बैकएंड पे कंपाइलर भी उसको डिस्कार्ड नहीं करेगा।
और वो वहाँ पे स्पेस जो सी है ना वो यूटिलाइज होती रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। बेशक आप उसे रिकॉल भी ना कर रहे हो, क्योंकि स्कोप से बाहर हमें पता होता है कि कोई चीज़ अगर स्कोप से बाहर हो गई है तो वो रिकॉलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम ये समझें कि वो डिलीट हो चुकी है तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर वो रिकॉलेबल नहीं है तो वो सिर्फ हमारे लिए रिकॉलेबल नहीं रही, हम उसको नहीं यूज कर सकते। लेकिन बैकएंड से अगर आपने उसको प्रॉपरली डिलीट नहीं किया है तो वो मेमोरी स्टिल कंज्यूम हो रही है, स्टिल वो मेमोरी एलोकेटेड है। ठीक है जी। उसका एड्रेस आफ्टर आउट ऑफ स्कोप जब आप जाते हैं तो आपको उसका एड्रेस जो है वो नहीं दिया जाता है, कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कंपाइलर उसको बैकएंड से डिलीट नहीं करता है। यही वजह है आपके हीप साइड की मेमोरी का एरर आने की। ठीक है। और इसी वजह से हमें डिस्ट्रक्टर बनाने पड़े थे ताकि ये सारी चीजें हम डिस्ट्रॉय कर सके इन सिंगल टर्न। अब यहाँ पे एक और इशू जो सा है वो ये है कि आपके पास पहले डिस्ट्रक्टर अगर कॉल करना भूल गए हैं तो आपके पास ये इशू आ जाएगा। सो उस केस को रिजॉल्व करने के लिए आपकी जितनी भी हायर लेवल लैंग्वेजेस हैं उन्होंने अब आपको गार्बेज कलेक्टर प्रोवाइड कर दिया हुआ। वो गार्बेज कलेक्टर करता क्या है, वो यही काम करता है कि कोई चीज स्कोप आउट होती है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, उसको जो भी मेमोरी एलोकेटेड होगी हीप के एरिया में वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, यानी कि वो मेमोरी रिफ्रेश खुद ब खुद कर देता है। सो इस वजह से अब जितनी भी आपकी हायर लेवल लैंग्वेजेस हैं उसमें अगर आपने पॉइंटर्स बनाए हैं, पॉइंटर्स तो वो पहले ही अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब वो सारे का सारा खत्म हो गया हायर लेवल लैंग्वेज पे। सी प्लस प्लस से ऑनवर्ड जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स जितने भी बन रहे हैं, आपकी जितनी भी डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो रही है वो सारी की सारी आपका गार्बेज कलेक्टर इटसेल्फ डिस्कार्ड कर रहा है। ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? और ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये दो मेमोरीज क्यों हैं, कैसे काम कर रही हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर फर्दर आपके डाटा स्ट्रक्चर की मैनेजमेंट होनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका डाटा किस नेचर का आ रहा है और उस नेचर के लिहाज से आपने डिसाइड करना है कि आप इसको स्टैक में लगवाएं या हीप के एरिया के अंदर ऐड ऑन करें। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम जो अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि डाटा की नेचर के लिहाज से हमने जज करना है कि उसको स्टैक में डालें या हीप के एरिया में। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए हमारी जो अरे है वो अरे भी बेसिकली जो जनरली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती है, स्टैटिक अरे और डायनामिक अरे। ठीक है जी। स्टैटिक अरे कौन सी है, वो आपकी वैल्यू टाइप अरे है। जितना भी डाटा आपने उसमें ऐड ऑन किया होगा वो सारे का सारा आपके स्टैक के एरिया में कवर हो रहा होगा। और डायनामिक अरे रन टाइम पे जो अरे बनती है वो आपकी डायनामिक अरे है और ये आपके हीप के एरिया में कवर होगी। अब ये हमने डिसाइड कैसे करना है कि कौन सी चीज स्टैक में जाए और कौन सी चीज हीप में जाए। कोई एक पर्सन अपना आइडिया दे स्टैटिक अरे के कैरेक्टरिस्टिक्स। मैम जिस तरह मुझे अभी इस एग्जांपल से पता चला ये है कि रन टाइम में जो मेमोरी हम एलोकेट करेंगे उसको हम हीप में रखेंगे और जो एरियो स्टैटिक करनी पड़े या फिर कांस्टेंट पड़े करनी पड़े उसकी वैल्यू या जैसे आप x इज इक्वल 10 लिमिटेड कहते हैं उसको हम स्टैक में रख देंगे। लाइक अब ठीक है आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम वेरिएशन डालते हैं। वो मतलब वेरिएशन रन टाइम पे ये नहीं। है कोई भी चीज जिसके नंबर ऑफ आइटम फिक्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमें पता है कि डाटा इतना ही आना है, इससे ज्यादा डाटा नहीं आना है आपको, प्री डिफाइंड डाटा। ठीक है। वो डाटा जो कि एक्सटेंडेबल नहीं है वो आप स्टैक में रख दें, क्योंकि आपको पता है कि वो फर्दर एक्सटेंड नहीं हो सकता, फर्दर उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती या उसमें कोई नई चीज जो सी है वो नहीं आ सकती, लिमिट्स डिफाइन हो। और जो डाटा आपको रन टाइम पे पता नहीं है कि कितना आना है वो सारे का सारा आपकी डायनामिक अरे के अंदर जाएगा। ठीक है। डायनामिक अरे का इसीलिए हम लोगों ने जितनी भी दफा डायनामिक अरे डिक्लेयर करवाई है हमें पता है कि हम उसका साइज रन टाइम पे लेते हैं। रीजन बिहाइंड इज के
हमारे पास रन टाइम पे अगर यूजर 10 का एलिमेंट देता है तो 10 एलिमेंट्स की हम हीप के अंदर एक अरे डिक्लेयर करवा देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और चीज भी जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि वो कैसे काम करते हैं। पॉइंटर्स जब हम पढ़ेंगे ना उसमें मैं डिफाइन करूंगी कि हम आउट ऑफ द बाउंड भी जाके मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। समटाइम ये भी होता है, लेकिन वो हमारी मेमोरी जो एक्सेस होती है वो इलीगल एक्सेस होती है। वो कैसे होती है वो बाद में देखते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको इनिशियली ये जो कंसेप्ट दिया गया है ये आपकी स्टैटिक अरे का है। अरे को फिर से डिफाइन किया जा रहा है कि कंटीजियस मेमोरी स्पेस है। हर एक एलिमेंट जो सा है वो एक मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है और हमारे पास एक डिफॉल्ट पॉइंटर अवेलेबल है इंडेक्स के नाम से, जो हम ईच मेमोरी लोकेशन को क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी के कुछ इश्यूज डिफाइन किए गए हैं स्टैटिक अरे के। आपके अगर इंफॉर्मेशन साइज जो है वो आपको एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है तो आपका रन टाइम पे अगर आपने एक से ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करवाई है तो उस केस में कंपाइल टाइम एरर जो है वो जनरेट हो रहा होगा। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो कि हम कहते तो डायनामिक हैं लेकिन वो डायनामिक होती नहीं है। जैसे अगर मैंने कहा थी कि आपकी मेमोरी जो है वो एक्सटेंडेबल है, अरे के अंदर फर्दर एक्सटेंशन कर सकते हैं। अब अगर आप ये कॉन्सेप्ट गेन करें कि अगर यूजर ने गलती से 10 साइज दे तो वो 11 नहीं हो सकता, वो बाद में चेंज नहीं हो सकता। उसकी 10 स्पेसेस जो उनसे कंज्यूम हो गई हैं तो वो 10 स्पेसेस कंज्यूम रहेंगी, वो 11 स्पेस जो उनसे वो कंज्यूम नहीं हो सकती। सो इस वजह से बहुत सारे एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर लूप होल्स हैं। उन लूप होल्स को हम कहते तो डायनामिक है लेकिन वो होते नहीं है। ठीक है, और इसी वजह से इन डेटा स्ट्रक्चर्स को रिफाइन किया गया और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स जो उनसे हैं वो जनरेट किए गए। ठीक है जी, एरे के अंदर भी ये लूप होल है कि आपके पास अगर इंफॉर्मेशन फिक्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप रन टाइम पे यूजर से साइज पिक करें और उसकी बेस पे आप पूरी की पूरी मेमोरी जो उनसी है वो डिक्लेयर करवा दें। अब यहाँ पे जो है वो दो एरर भी आते हैं जो कि अरे के साथ एसोसिएटेड है। एक है मेमोरी अंडरफ्लो और सेकंड इज मेमोरी ओवरफ्लो। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा अरे के टाइम पे। क्या होता है बच्चे, किसी को कोई आइडिया हो? मेमोरी अंडरफ्लो एंड मेमोरी ओवरफ्लो। तो मेमोरी ओवरफ्लो तब होगा जब हम डाटा उसकी लिमिट ज़्यादा कर देंगे, और दूसरा तब आएगा जब हम बहुत ज़्यादा मेमोरी ले लें लेकिन हम बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन दें और बाकी जो मेमोरी है वो मिस यूज हो जाएगी। हाँ जी, इसे कहते हैं मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। आपको जो मेमोरी एलोकेट की आपको करना है, लेकिन अरे के अंदर मसला ये है कि अरे के अंदर हम ये काम कर नहीं सकते हैं। बेशक आप डायनामिक अरे भी अगर आप डिक्लेयर करवा देंगे ना तो ये इशू रहेगा मेमोरी अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का। अब यहाँ पे मेमोरी ओवरफ्लो क्या है कि आपकी स्पेसेस आपने मेमोरी की जितनी दी थी आपका डाटा उससे ज्यादा आ गया। और मेमोरी अंडरफ्लो का मतलब क्या है कि आपने जितनी स्पेसेस एलोकेट करवाई थी उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, उसमें से एक दो स्पेसेस को क्या किया, कंज्यूम किया। और ये इशू ऐसा इशू है जो कि थ्रू आउट द वो कभी भी खत्म नहीं होगा, चाहे आप स्टैटिक की कर लें चाहे आप डायनामिक अरे डिक्लेयर करवा लें। ठीक है जी, सो कहा तो जाता है कि जी इस प्रॉब्लम का सलूशन डायनामिक अरे है, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि ये मैंने तो किसी बुक को लेके ही जाना है, बुक के अंदर इस प्रॉब्लम का सलूशन डायनामिक अरे है, लेकिन डायनामिक अरे में स्टिल ये ये प्रॉब्लम जो होती है ना ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, अब ये डायनामिक अरे क्या होती है, कैसे डिक्लेयर होती है, ये हम फिर अब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी तक मेरे ख्याल में यहीं पे वाइंड अप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो स्टिल अभी तक?
ओके जी, क्लास में मुझे अटेंडेंस मार्क कर लेंगे। आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए तो फिर आप लेफ्ट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।